तो ज्ञान की इस यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लीडरशिप, लाइफ फिलॉसफी और खुद को बेहतर बनाने की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरने वाले हैं। हमारा मेन गोल क्या है? बस यही कि जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज होते हैं ना, उन्हें एकदम सिंपल और क्लियर तरीके से समझें, ताकि आप उन्हें बिना किसी कंफ्यूजन के सीधे अपनी डेली लाइफ और काम में इस्तेमाल कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जोको विलिंग की बहुत ही फेमस किताब लीडरशिप स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स के कोर प्रिंसिपल्स को डीकोड करेंगे। मतलब ये गाइड उनकी बेहतरीन लीडरशिप स्ट्रैटेजीज को एक ऐसे प्रैक्टिकल टूल किट में बदल देती है जिसे आप सच में सीधे अपने ऑफिस या रियल लाइफ में तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। इस पूरे सेशन को हम 6 मेन पार्ट्स में बांटने वाले हैं। सबसे पहले लीडरशिप के बेसिक माइंडसेट को समझेंगे, फिर बात करेंगे प्लानिंग और टीम वर्क की, उसके बाद कम्युनिकेशन, डिसिप्लिन, हमारी डेली रूटीन और लास्ट में देखेंगे कि क्राइसिस यानी मुश्किल समय को कैसे मैनेज करना है। तो एजेंडा एकदम सेट है? चलिए अब पहले हिस्से में डीप डाइव करते हैं। देखिए, लीडरशिप की असली शुरुआत होती है एक्सट्रीम ओनरशिप से, यानी पूरी जिम्मेदारी अपने सिर लेना। जब आप ऐसा करते हैं ना, तो वो जो ब्लेम गेम होता है ना कि ये मेरी गलती नहीं है, वो एकदम खत्म हो जाता है। आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन पर आ जाता है। एक शानदार लीडर सिर्फ सक्सेस का क्रेडिट नहीं लेता, बल्कि अपनी टीम के रास्ते में आने वाली रुकावटों को भी दूर करता है। और हाँ, पूरी जिम्मेदारी लेने के साथ साथ एक और चीज बहुत जरूरी है, ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता, और डिसाइसिव कॉन्फिडेंस यानी कड़े फैसले लेने का आत्मविश्वास। इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि विनम्र होने से आप दूसरों के अच्छे आइडियाज सुन पाते हैं, और कॉन्फिडेंस आपको सही समय पर टफ डिसीजन लेने की ताकत देता है। मतलब आप सीखते भी रहते हैं और टीम को एक क्लियर डायरेक्शन भी दे पाते हैं। अब ये एक्सट्रीम ओनरशिप कोई ऐसा स्विच नहीं है जिसे एक बार ऑन किया और काम खत्म। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसका एक बहुत ही कमाल का तरीका है प्री मॉर्टम टेक्निक। इसमें होता ये है कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले ही आप सोच लेते हैं कि यार इसमें क्या क्या गलत हो सकता है। इससे आप पहले ही रिस्क को कम कर लेते हैं और मुश्किल समय के लिए अगर ऐसा हुआ तो हम ये करेंगे वाले इफ देन प्लान्स बना लेते हैं। बहुत ही हैंडी टूल है ये। ठीक है, अब शिफ्ट करते हैं प्लानिंग और टीम वर्क की तरफ। यहाँ कवर एंड मूव नाम की एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी आती है। आसान शब्दों में कहें तो टीमें एक दूसरे के सपोर्ट के बिना ना तो तेज चल सकती हैं ना सेफ रह सकती हैं। जब अलग अलग डिपार्टमेंट्स को पता होता है कि वो एक दूसरे पर कैसे डिपेंड है और क्या क्या अड़चनें आ सकती हैं, तब पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन बिना किसी साइलो या टकराव के एक यूनिट की तरह काम करता है। और जब बहुत ज्यादा प्रेशर होना, तब सबसे क्रूशल होता है चीजों को सिंपल रखना और प्रायोरिटीज सेट करना। अगर आपके प्लान्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, तो भारी स्ट्रेस के टाइम उनके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए हाई प्रेशर वाले माहौल में बस ये देखिए कि सबसे बड़ी और इमीडिएट प्रॉब्लम कौन सी है, फिर अपने सारे रिसोर्सेज उसी एक प्रायोरिटी पर लगा दीजिए। यही सबसे सही और अनुशासित अप्रोच है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये डिसेंट्रलाइज्ड कमांड या विकेंद्रीकृत कमांड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बॉस अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ ले। नहीं, इसका मतलब है अपनी टीम को डिसीजन लेने की आज़ादी देना। जब भी आप कोई काम डेलीगेट करें तो बस 3 बातें क्लियर रखें। काम का मेन गोल क्या है, उसकी लिमिट्स या बाउंड्रीज क्या हैं, और हम बीच बीच में प्रोग्रेस कैसे चेक करेंगे। सच मानिए, इससे टीम वाकई एम्पावर्ड फील करती है। चलिए तीसरे अहम हिस्से पर आते हैं, कम्युनिकेशन और ट्रस्ट बिल्ड करना। देखिए, एक सच्चा लीडर कभी भी सिर्फ प्रॉब्लम लेकर अपने बॉस के पास नहीं जाता, वो उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस और ऑप्शंस भी साथ लेकर जाता है। जब आप पूरे कॉन्टेक्स्ट, उसके इम्पैक्ट और अच्छे ऑप्शंस के साथ अपनी बात रखते हैं ना, तो सिर्फ काम में ही तेजी नहीं आती, बल्कि रिसोर्सेज का भी एकदम सही यूज होता है। टीम के अंदर कम्युनिकेशन में क्लैरिटी होना बहुत बहुत जरूरी है। इसे एक फॉर्मूले की तरह सोचिए। हमारा मिशन है X, हमें Z टाइम तक Y अचीव करना है, और हमारी लिमिटेशंस है A और B। बस जब आपके इंस्ट्रक्शंस इतने क्रिस्टल क्लियर होंगे और सामने वाला उसे रिपीट करके कंफर्म कर देगा, तो यकीन मानिए, चाहे कितना भी भारी प्रेशर क्यों ना हो, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। और हाँ, ये भी याद रखिए कि ट्रस्ट कोई रातों रात बनने वाली चीज नहीं है। ये आपकी कॉम्पिटेंस, लोगों के लिए आपकी सच्ची परवाह और आपकी कंसिस्टेंसी से बनता है। मेरा एक सजेशन है, आने वाले दिनों में अपनी टीम के साथ छोटी छोटी मीटिंग्स करें जिनका फोकस सिर्फ उनकी ग्रोथ पर हो। और जो लोग टीम के रूल्स और वैल्यूज को अच्छे से फॉलो करते हैं ना, उन्हें सबके सामने अप्रिशिएट करना बिल्कुल मत भूलिए।
अब बात करते हैं डिसिप्लिन और कंस्ट्रक्टिव असहमति की। जब भी कोई प्लान बन रहा हो तो अलग अलग विचारों और बहस का हमेशा स्वागत होना चाहिए। इससे हर पहलू कवर हो जाता है। लेकिन एक बार जब लीडर ने डिसीजन ले लिया तो उसके बाद पूरी टीम को एकजुट होकर उसे लागू करना चाहिए। मैनेजमेंट की भाषा में इसे डिसएग्री एंड कमिट कहते हैं। भले ही आप सहमत ना हो, पर अब फैसला हो गया है तो अपना 100% दें। लीडरशिप में ना कभी कभी बहुत टफ डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। अगर कोई लगातार खराब परफॉर्म कर रहा है तो एक परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान बनाइए। उन्हें बताइए कि कहाँ कमी है, जरूरी ट्रेनिंग दीजिए और एक डेडलाइन सेट कर दीजिए। लेकिन अगर फिर भी कोई सुधार नहीं दिखता है तो फिर पूरी टीम का मोराल बचाने के लिए आपको सही समय पर एक कड़ा और निर्णायक कदम उठाना ही पड़ता है। चलिए अब डेली रूटीन पर आते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान उन मीटिंग्स पर देना है जहाँ सच में कोई डिसीजन लिया जाता है। एक आइडियल मीटिंग वैसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जहाँ बस बोरिंग स्टेटस अपडेट्स दिए जा रहे हों, बल्कि वहाँ क्लियर ऑप्शंस पर बात होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, मीटिंग खत्म होने पर ये एकदम साफ होना चाहिए कि क्या डिसीजन लिया गया है और उसे कौन पूरा करेगा। इसी तरह जो वन-ऑन-वन मीटिंग्स होती है ना, वो सिर्फ काम का अपडेट लेने के लिए नहीं होती। इसे ऐसे स्ट्रक्चर करें। सबसे पहले पिछली जीतों और प्रोग्रेस पर बात करें। फिर पूछें कि अभी आपको क्या चीज़ रोक रही है, यानी अड़चनों को समझें। और लास्ट में उस इंसान के करियर और लीडरशिप ग्रोथ पर फोकस करें। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर दोनों को सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है। सही तरीके से काम डेलीगेट करना ये भी अपने आप में एक आर्ट है। एक अच्छे डेलीगेशन कार्ड में कुछ बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए, जैसे फाइनल रिजल्ट कैसा दिखना चाहिए, क्या-क्या रुकावटें आ सकती हैं, काम करने वाले के पास कितनी अथॉरिटी है और हम कब-कब प्रोग्रेस चेक करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप माइक्रो मैनेजमेंट से बच जाते हैं और नए लीडर्स को आगे आने का मौका मिलता है। अब बात करते हैं क्राइसिस यानी संकट की। जब कोई बड़ी मुश्किल आती है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए एक बहुत ही टेस्टेड टेक्निक है 4-4 ब्रीदिंग रूटीन, यानी 4 सेकंड सांस लेना और 4 सेकंड छोड़ना। ये दिमाग को तुरंत शांत कर देता है। और सच बताऊं, जब एक लीडर शांत रहता है ना, तो टीम की घबराहट अपने आप दूर हो जाती है और भारी प्रेशर में भी आप सही फैसले ले पाते हैं। एक और बहुत ज़रूरी प्रैक्टिस है AAR, यानी आफ्टर एक्शन रिव्यू। हर बड़े प्रोजेक्ट के बाद इसे ज़रूर करें। इसमें बिना किसी पर ब्लेम डाले एकदम ईमानदारी से एनालाइज करें। हमने क्या प्लान किया था, असल में क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ और आगे हम क्या सुधार कर सकते हैं। लगातार सीखते रहने का और ग्रो करने का इससे बढ़िया और ऑथेंटिक तरीका कोई और नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक सक्सेसफुल रहे तो उसके 3 पिलर्स हैं: कल्चर, विजन और सक्सेशन प्लानिंग। देखिए, एक स्ट्रॉन्ग कल्चर सिर्फ नारों और बातों से नहीं बनता, बल्कि आपके डेली के बिहेवियर और डिसिप्लिन से बनता है। और एक विजनरी लीडर वो है जो हमेशा फ्यूचर के लिए नए लीडर्स तैयार करता है, ताकि सिस्टम कभी भी सिर्फ एक इंसान पर डिपेंडेंट ना रहे। इस गाइड में आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल रिसोर्सेज, रेडी टू यूज टेम्पलेट्स और हाफ डे वर्कशॉप के प्लान्स भी मिलेंगे। ये सब डिज़ाइन किए गए हैं ताकि आपकी टीम इन प्रिंसिपल्स की असल में प्रैक्टिस कर सके। चाहे मिशन का गोल सेट करना हो या डिसीजन मेकिंग मीटिंग्स को सुधारना हो, ये छोटे छोटे टूल्स एक्सट्रीम ओनरशिप को आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बनाने में बहुत हैंडी साबित होते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि जोको विलिंग की ये स्ट्रैटेजीज सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है। ये वो प्रोसेस हैं जिन्हें लगातार प्रैक्टिस करके आपको अपनी आदत बनाना है। तो सवाल ये है कि आप अपनी टीम और पर्सनल लाइफ में आज से ही एक्सट्रीम ओनरशिप लेना शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और हाँ, नॉलेज की इस जर्नी में आगे बढ़ते हुए कुछ और भी अमेजिंग बुक्स हैं जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। जैसे कि अगर आप अपनी मेंटल कैपेसिटी और मेमोरी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो जोशुआ फॉर की मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन ज़रूर चेकआउट करें। ये बहुत खूबसूरती से समझाती है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेमोरी कोई जन्म से मिला हुआ गिफ्ट नहीं है। ये बस एक टेक्निक है जिसे कोई भी आम इंसान सीख सकता है और मास्टर कर सकता है। इसी तरह एक और रेकमेंडेशन है ग्रेगरी एम वॉल्टन की ऑर्डिनरी मैजिक। ये हमें बताती है कि बड़े बदलाव करने के लिए हमेशा किसी बहुत बड़े एक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। इंसान हर चीज़ में मीनिंग ढूंढता है और छोटे छोटे लेकिन सही समय पर किए गए मीनिंगफुल बदलाव भी हमारी लाइफ और सोसाइटी में बहुत बड़ा और पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं। ये सच में काफ़ी इंस्पायरिंग है।
और फाइनली आर्थर शोपेनहावर की काउंसल्स एंड मैक्सिम्स। ये किताब हमें याद दिलाती है कि हमारी असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अपने नेचर और मेंटल डिसिप्लिन में छिपी है। तो चाहे वो लीडरशिप की स्ट्रैटेजीज हो या छोटे बदलावों का जादू, बॉटम लाइन यही है कि ग्रोथ हमेशा कंसिस्टेंसी से आती है। इन विचारों पर थोड़ा सोचेगा जरूर। इस एक्सप्लेनर के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।